नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। पुणे से राजधानी देहरादून पहुंची 1,13,000 कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर से रीजनल सेंटरों में वैक्सीन भेजने की शुरुआत। मकर संक्रांति के स्नान पर्व को लेकर प्रशासन ने जारी की एसओपी। बाहर से आने वालों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य। मुख्य सचिव ने धीमी गति से चल रहे कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। एनपीए वसूली पर सहकारिता राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने ली बैठक। अब तक वसूला गया 76 करोड़ रुपए का एनपीए। मार्च तक 60% से ज्यादा वसूली की उम्मीद। और प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हरिद्वार और उधमसिंह नगर में शीतलहर जारी रहने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के आने का इंतजार अब खत्म हो गया है। अब से कुछ ही देर पहले जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर वैक्सीन की पहली खेप पुणे से राजधानी देहरादून पहुंची। एनआरएचएम के सहायक निदेशक डॉक्टर कुलदीप मर्तोलिया ने 1,13,000 वैक्सीन को प्राप्त किया। आपको बता दें कि 16 जनवरी को देश के साथ ही राज्य के सभी 13 जिलों में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के 87,000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने प्रेस वार्ता में बताया कि वैक्सीन की कुल 1,13,000 डोज राज्य को प्राप्त हो चुकी है, जिन्हें स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर पर रखा गया है। वैक्सीन हमें मिली है, उसमें 10% हम लोग मोटा 10% मान के चलेंगे कि उसमें वेस्टेज है, और जो बाकी रेस्ट नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उतने फिर बेनिफिशियरी को हम लोग फर्स्ट स्टेज में डोसेस देंगे। उदाहरण के तौर पे यदि हमें 1 लाख वैक्सीन मिली हो तो हम लोग करीब 10% वेस्टेज निकाल के 90,000 वैक्सीन हमारे पास बचेंगी। वो 45,000 लोगों के लिए स्टार्ट होगा। उन्होंने कहा कि नजदीकी जिलों में आज ही वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, जबकि दूरस्थ जिलों में कल से रीजनल सेंटरों पर डोज पहुंचा दी जाएगी। आने के उपरांत इमीडिएटली हमारे इन वैक्सीन को, जो हमारा स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर है, हमने उन वैक्सीन को वहां पर शिफ्ट कर दिया है। और इस स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर से फर्दर हमारे जो रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जो हमारे बगल के जनपद हैं उनमें आज शाम को ही हम लोग वैक्सीन भेज देंगे। बाकी जो हमारे दूरस्थ जनपद हैं उनको कल सुबह हमारी वैक्सीन भेजी जाएंगी। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन वैन्स है और हमारे जो जिले की टीम है, जो इम्यूनाइजेशन की टीम्स है, ऑलरेडी हमारे देहरादून में पहुंच चुकी है इन वैक्सीन को लेने के लिए। मकर संक्रांति के स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने एसओपी जारी कर दी है। राज्य के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को 5 दिन के भीतर की आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि राज्य सीमा पर श्रद्धालुओं को रोका नहीं जाएगा। होटल, धर्मशाला, आश्रम, गेस्ट हाउस प्रबंधन को श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग करना अनिवार्य होगा। श्रद्धालुओं के लिए 2 गज की दूरी और मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए रूट प्लान आज दोपहर से 15 जनवरी की दोपहर 2 बजे तक लागू रहेगा। आवश्यक सेवाओं में दूध, तेल, गैस आदि के ट्रक और टैंकर पर यह प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में कुंभ मेले से संबंधित विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को पारित किया गया। मुख्य सचिव ने कुंभ 2021 के आयोजन में कम समय बचे होने के दृष्टिगत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि कुंभ कार्यों से संबंधित वित्तीय स्वीकृति के आदेश 20 जनवरी तक निश्चित रूप से जारी कर दिए जाएं। उन्होंने धीमी गति से चल रहे कार्यों में तेजी लाते हुए जनवरी महीने तक कार्य पूरे करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने नगर निगम हरिद्वार में अपर मुख्य नगर आयुक्त सहित लेखपाल और कानूनगो आदि की तैनाती शीघ्र सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। एनपीए वसूली के संबंध में सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला सहकारी बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि अब तक बैंकों द्वारा 76 करोड़ रुपए का एनपीए वसूला जा चुका है। शेष एनपीए हासिल करने के लिए दूसरे चरण का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह अभियान केवल 20 से 40 घरानों के लिए है जिन्होंने 50 लाख से ज्यादा रुपए का ऋण लिया है और जिनके खाते एनपीए घोषित कर दिए गए हैं। एनपीए वसूली का यह अभियान
अभियान छोटे किसानों, मजदूरों और 20 लाख रुपए तक का ऋण लेने वालों के लिए नहीं है। 20 लाख से नीचे जो भी ऋण लेता है उनके लिए अभियान नहीं है। ये अभियान उनके लिए है जो कि 50 लाख से ज़्यादा ऋण लेते हैं और ऋण लेने के बाद अपने खाते को क्या करते हैं, एनपीए करते हैं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि मार्च तक हमारा एनपीए लगभग 60% से ज़्यादा वसूल हो जाएगा और ये किसी भी राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सहकारिता राज्य मंत्री ने उम्मीद जताई कि मार्च 2021 तक 60% से ज्यादा एनपीए वसूल लिया जाएगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 14 और 15 जनवरी को मैदानी क्षेत्रों, विशेषकर हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों में कुछ स्थानों पर शीत दिवस से प्रचंड शीत दिवस की स्थिति रहने के साथ ही घना कोहरा रहने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर हरिद्वार जिला प्रशासन ने बेघर लोगों के लिए शेल्टर होम में रहने की व्यवस्था की। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि शीत लहर के प्रकोप को देखते हुए जो लोग खुले में रहने को मजबूर हैं, उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाया जा रहा है, जहां पर कंबल और हीटर की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही पूरे जिले में अलग अलग स्थानों पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। नगर निकायों को विशेषकर ये निर्देश दिया है, जहाँ जहाँ रेन बसेरा का सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे जो है ये पूरा अच्छे ढंग से संचालन करने का निर्देश दिया है। अभी कोई भी जो है खुले आसमान इतना ठंड में जो है कोई नहीं सोना है, तो जहाँ पे भी इस प्रकार का अगर कोई सो रहे हैं तो उनको जो है तत्काल रूप से उनको रेन बसेरा में पहुँचा करके उनका उचित सुविधा देने के लिए निर्देश दिया है। इसके अलावा जो है मुख्य कई सारा पॉइंट्स में जो है अलाव जला रहे हैं, उसके लिए भी फंड जो है प्रत्येक तहसील में आवंटन किया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघ ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट को लेकर चल रही चर्चाओं पर एनटीसीए ने अपना पक्ष रखा है। एनटीसीए के सलाहकार सदस्य और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पार्क की चीला रेंज में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि ये एक सफल प्रोजेक्ट है और जल्द ही इस अभियान के तहत अन्य 3 बाघों को भी कॉर्बेट से यहां शिफ्ट किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया इन लोगों ने व्यवस्था कायम किया है और मैंने ये तमाम चीज़ों का उस बाघ और बाघिन के रख रखाव, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्क्यू वैन का निरीक्षण, स्थल का निरीक्षण, मूवमेंट का निरीक्षण, हालांकि मुझे वो दिखे नहीं है अभी और कोई औचित्य भी नहीं है उसे देखने का। मुझे सिर्फ तकनीकी जानकारी प्राप्त करना था कि किस प्रकार से उनका मूवमेंट है, सुरक्षित है और कामयाब है कि नहीं। वहीं उन्होंने क्षेत्र में रेलगाड़ियों के परिचालन को ध्यान में रखते हुए बाघों की सुरक्षा को लेकर पेट्रोलिंग बढ़ाए जाने और रेलवे के चालकों को एहतियात बरतने पर जोर दिया। जिस इलाके से कॉर्बेट से ये बाघ और बाघिन आए हैं वहां उन लोगों ने ट्रेन और ट्रेन की हरकतों को नहीं देखा है, वो अनिभिज्ञ हैं। तो पटरी पर भी हम लोगों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है कि गलती से कहीं वो उसको सदमा ना लगे, उसको स्टार्टलिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं। और रेलवे को भी सूचित किया जा रहा है कि उनके ड्राइवर्स को भी नोटिस या सर्कुलर जारी किया जाए। आपको बता दें कि राजाजी नेशनल पार्क में कुछ दिनों पहले कॉर्बेट के झिरना से लाए नर बाघ का रेडियो कॉलर बाड़ी में पाया गया था। ये नर बाघ बिना कॉलर के ही जंगल की ओर चला गया था। इस घटना के सामने आने के बाद ही वन विभाग और ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट पर सवाल उठ रहे थे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बन गया है जिसके पास वन्य जीवों का ट्रैंकुलाइजर कर रेस्क्यू करने के लिए कारगर विदेशी औषधि उपलब्ध हो गई है। कॉर्बेट पार्क के पशु चिकित्सक डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने बताया कि यह औषधि इतनी कारगर है कि किसी भी वन्य जीव को इस दवा से 2 मिनट के अंदर ही बेहोश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ज्यादा प्रभावशाली होने के बावजूद ये औषधि वन्य जीवों के लिए काफी सुरक्षित है। जो हमारे पास अब दवाइयाँ आई हैं इनकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या होता है कि जो उसका इंडक्शन पीरियड है दवाई का वो काफ़ी कम रहता है, तो जानवर जल्दी बेहोश हो जाता है और जिससे कि वो ज़्यादा लंबा नहीं निकल सकता, हम आराम से उसे ट्रेस कर लेते हैं। साथ ही वो पहले के मुकाबले ये दवाइयाँ ज़्यादा सेफ़ हैं और इनकी पोटेंसी ज़्यादा है, तो थोड़ा हमें भी मदद मिलती है वन्य जीव को आसानी से इमोबिलाइज करने की।
उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की राज्यव्यापी हड़ताल का असर प्रदेश में देखने को मिला। आज काठगोदाम में रोडवेज कर्मचारियों ने लंबे समय से वेतन न मिलने और अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी संघ के सदस्य कमल पपनी ने कहा कि पिछले 5 महीने से रोडवेज के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। साथ ही उनकी 7 सूत्रीय मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि अगर निगम प्रबंधन ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज जो हमारा 7 सूत्री मांग पत्र है उसमें वेतन के पहला मुद्दा है कि 5 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। दूसरा है कि गलत एसीपी का निर्धारण किया गया है जिसमें कई कर्मचारियों को आज उसका अपने वेतन से हाथ धोना पड़ रहा है। उसके साथ ही हमारे डीआर ड्यूटी रेस्ट में बाध्यता कर दी है, समान कार्य समान वेतन का है। इसी के साथ ही 3 अन्य मांगे भी है जो उसको लेकर हमारे पूरे प्रदेश में कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में आज कार्य बहिष्कार का ये कार्यक्रम चल रहा है और इसको अगर निगम प्रबंधन नहीं चेता तो यह निश्चित काल के लिए हमेशा चलता रहेगा। बागेश्वर जिले में कुली बेगार प्रथा की 100वीं वर्षगांठ पर शताब्दी संदेश यात्रा निकाली गई। 14 जनवरी 1921 के ऐतिहासिक दिन बागेश्वर के लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार न करने का संकल्प लिया और बेगारी के रजिस्टर सरयू बगड़ में प्रवाहित कर दिए थे। पहाड़ के स्वाभिमान के लिए शुरू हुए इस आंदोलन को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति का दर्जा दिया था। बागेश्वर विधायक चंदन राम दास ने यात्रा के जरिए कुली बेगार प्रथा का अंत करने वाले तमाम क्रांतिकारियों और खासकर कुली बेगार के नायक बद्रीदत्त पांडे को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1921 को सरयूबगढ़ में अंग्रेजों के कुरीति के खिलाफ पंडित बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में हमारे हजारों लोगों ने कुली बेगार के दस्तावेजों को सरयू में समर्पण किया था। उनकी याद में आज हमारे लोगों ने बागेश्वर में यह रैली का आयोजन किया है जो कुली बेगार आंदोलन के रूप में सबको श्रद्धा सुमन के रूप में आज मनाया जा रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग में भी कुली बेगार प्रथा के विरोध के 100 वर्ष पूरे होने पर ग्राम पंचायत नाग ककोड़ा खाल में शताब्दी वर्षगांठ समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ककोड़ा खाल आंदोलन के नायक गढ़ केसरी स्वर्गीय अनुसूया प्रसाद बहुगुणा सहित अन्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में गढ़ केसरी अनुसूया प्रसाद बहुगुणा के वंशज समीर बहुगुणा ने भी शिरकत की और आंदोलनकारियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा आंदोलन था जिसकी तुलना पेशावर कांड से की जा सकती है। जो हमारे पहाड़ की जनता कुली बर्दाश्त कुली बेगार से बहुत त्रस्त थी। ये स्थान ऐसा स्थान है जहाँ पे कि उसकी प्रथा के खिलाफ जो टेंट है अनुसूया प्रसाद बहुगुणा जी के नेतृत्व में इस पूरे क्षेत्र की जनता ने डायरेक्ट एक्शन जिस पे लिया था और उसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज को ये कुप्रथा वापस लेनी पड़ी और हमको उन दास्ता से मुक्ति मिली। पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पंत बिजनेस पार्क की स्थापना की गई है। दरअसल विश्वविद्यालय पंत बिजनेस पार्क के माध्यम से विकसित कृषि तकनीकों को किसानों के खेत तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त ये पार्क कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार हुए युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप का कहना है कि एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में युवाओं के लिए ये बिजनेस पार्क सहायक साबित होगा। ये एक नया कदम विश्वविद्यालय का मान सकते हैं। हम एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स जो भी बनना चाहेंगे उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ से देंगे, आइडिया मटेरियल सब कुछ। प्राध्यापक सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि इस पहल के जरिए पंतनगर विश्वविद्यालय अपनी आय के स्रोत बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि बिजनेस पार्क के जरिए उद्योगों को अनुसंधान में तकनीकी सहयोग और परामर्श की सुविधा मिलेगी, जिसकी एवज में उनके लाभांश का कुछ अंश विश्वविद्यालय प्राप्त करेगा। आने वाला समय जो है वो बहुत क्राइसिस वाला है, तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय को अपने सोर्सेज को एक्सटेंड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा और एडिशनल रिसोर्सेज को जनरेट करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित किया गया कि भाई एक कॉमर्शियल विंग स्टार्ट करी जाए पंतनगर की, तो उसको पंत कॉम एक कॉमर्शियल विंग ऑफ पंतनगर यूनिवर्सिटी को एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उसकी फंक्शनल बॉडी का नाम होगा पंत बिजनेस पार्क। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
पुणे से राजधानी देहरादून पहुंची 1,13,000 कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर से रीजनल सेंटरों में वैक्सीन भेजने की शुरुआत। मकर संक्रांति के स्नान पर्व को लेकर प्रशासन ने जारी की एसओपी। बाहर से आने वालों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य। मुख्य सचिव ने धीमी गति से चल रहे कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। एनपीए वसूली पर सहकारिता राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने ली बैठक। अब तक वसूला गया 76 करोड़ रुपए का एनपीए। मार्च तक 60% से ज्यादा वसूली की उम्मीद। और प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हरिद्वार और उधमसिंह नगर में शीतलहर जारी रहने की संभावना। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।